फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज दूसरा दिन है रशिया के यूक्रेन इन्वेजन का। तो चीज़ें जैसी सोची जा रही थी वैसे ही चल रही हैं। यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं ऑल्दो वो फाइट बैक कर रही हैं और चैलेंज कर रही हैं रशियन फोर्सेस को। उनको स्लो डाउन करने में भी सक्षम हुई है, पर रोकने में सक्षम होंगी इसके चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। और जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं उनको भी वहाँ से इवैक्यूएट करने का ऑफर मिला था, पर वो अपनी फैमिली के साथ वहीं पर हैं और फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं। साथ ही साथ सिविलियंस को भी आर्म्स दिए गए हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो जो यूक्रेन की अभी हालत है उसके लिए खाली यूक्रेन जिम्मेदार नहीं है, बड़े स्केल में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो कि पहले उनका साथ दे रही थी और बाद में छोड़कर चली गई, वो जिम्मेदार है। यहाँ तक कि ज़ेलेंस्की ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि उन्होंने करीबन 27 यूरोपियन कंट्रीज से ये पूछा कि क्या यूक्रेन नेटो का पार्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है, और रिप्लाई में उन्हें साइलेंस मिला। तो यूक्रेन को धोखा देकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अब कंडेम करने की बात कर रही हैं रशिया के एग्रेशन को, और दूर से ही सैंक्शंस लगा रहे हैं रशिया पे, और साथ में वेपन्स की सप्लाई कर रहे हैं ताकि यूक्रेनियंस जो हैं वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। इसमें यूक्रेन की गलती ये थी कि वो कुछ ज़्यादा ही रिलाय कर गए वेस्ट पर अपनी सिक्योरिटी को लेकर, जिसकी वजह से उनके प्रेसिडेंट को आकर इन 27 यूरोपियन कंट्रीज से बात करनी पड़ी और डायरेक्टली पूछना पड़ा कि क्या हम नेटो का पार्ट बन सकते हैं या नहीं, जिसका रिप्लाई हम जानते हैं उनको एक साइलेंस के रूप में मिला। तो नेटो ने भी अपनी जो फोर्सेस हैं वो नेटो कंट्रीज में डिप्लॉय कर दी हैं और वो हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार हैं। पर यह चीज़ भी क्लियर करी गई है कि वो यूक्रेन की हेल्प के लिए फोर्स को डिप्लॉय नहीं करेंगे। तो यूक्रेन को धोखा देने के बाद इन कंट्रीज के जो बुद्धिजीवी हैं वो इंडिया को घेर रहे हैं कि आप यूएन में यूक्रेन के सपोर्ट में और रशिया के अगेंस्ट में मॉरल ग्राउंड पे वोट क्यों नहीं कर रहे। तो इन्वेजन कहीं भी हो वो गलत है, चाहे यहाँ पर रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है ये भी गलत है, इराक का यूएस इन्वेजन भी गलत था, अफगानिस्तान का यूएस इन्वेजन भी गलत था। तो अगर आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी को एज एन एक्सक्यूज यूज करके खुद भी इन्वेड कर रहे हैं और साथ में सपोर्ट कंट्रीज को भी इन्वेड करा रहे हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं, तो यहाँ पर रशिया भी अपने एक्शन को जस्टिफाई कर सकता है। ऑल्दो यूक्रेन यहाँ पर बीच में पिस रहा है, पर ये एक्चुअल फाइट जो है वो रशिया और वेस्ट के बीच की है। तो लोकल यूक्रेनियंस के लिए जो कि अपने हिसाब से अपनी कंट्री चाहते थे, हमारी सिंपैथी है, इसलिए इंडिया ने यहाँ पर वोट ही नहीं किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मॉरल ग्राउंड्स पे इंडिया एक स्टैंड ले, तो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क पर डालकर होगा। और यूक्रेन को जिस तरीके से वेस्ट ने अकेला छोड़ा है, देखकर ऐसा लगता है कि हमें वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाकी आगे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको इस प्रोमो के बाद करेंगे। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत अच्छा टेस्ट आया है जिसके साथ बहुत अच्छे ऑफर्स हैं। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं पे करना है। आप टेस्ट को दे सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप टॉप 50 पे आते हैं। तो यहाँ पर आपको JBL के हेडफोन से लेकर बोट स्मार्ट वॉच, गूगल होम मिनी और अमेजोन के वाउचर्स मिल सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने के भी चांसेस हैं। तो ये 50 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और ये 6 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा दोपहर में 12 बजे। बाकी अगर आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं CDS के लिए, तो परीक्षा CDS प्रैक्टिस बैच जो है वो 2 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। बाकी FCAT 2 का जो बैच कोर्स है वो 23 फरवरी से स्टार्ट है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही एनडीए के लिए कॉम्बैट एनडीए के नाम से जो प्रैक्टिस बैच है वो भी 23 फरवरी से चालू है। अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो गोदावरी नेवी का जो प्रैक्टिस बैच है वो भी 23 फरवरी से स्टार्ट है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये बैच कंटिन्यू है। हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 को यूज़ करिए, इसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन में, चाहे आप प्लस ले, आइकॉनिक ले, लॉन्ग टर्म के लिए ले या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पर जो प्राइस रेंज है उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एनडीए सब्सक्रिप्शन के लिए, सिमिलरली एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के सब्सक्रिप्शन के लिए। इससे जुड़े जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपकी तैयारी को लेकर बेस्ट ऑफ लक। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे यूक्रेन को वेस्ट के द्वारा अकेला छोड़ा गया और अब यूक्रेन द्वारा अपनी खुद की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो यूएन में कंडेम करने की बातें चल रही हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सैंक्शंस लगा रही हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें, जिस तरह के सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में हो सकता है रशिया को बॉदर करें, पर फिलहाल ये रशियन एक्शंस को यूक्रेन में रोकने नहीं वाले, क्योंकि रशिया की जो लीडरशिप है वो इतनी स्ट्रांग है और वहाँ पर उनको कोई प्रेशर नहीं है, ऑपोजिशन नहीं है, तो वो अपने गोल को अचीव करने के बाद ही रुकेंगे। सैडली जो यूक्रेन का फॉल है वो कुछ टाइम के लिए रुक सकता है, पर होगा ये ऑलमोस्ट तय है।
तो जब हम नेटो कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ये चीज़ सबको पता है कि अगर किसी भी नेटो कंट्री पर कोई नॉन मेंबर स्टेट हमला करता है तो उसको सारे मेंबर स्टेट पर हमला माना जाएगा और सारे मेंबर स्टेट साथ आ जाएंगे उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। आपस में अगर मेंबर स्टेट लड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि हम ग्रीस और टर्की का केस जानते हैं। तो आपको कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है इस बात को देखने के लिए कि जो नेटो का मेन फॉर्मेशन है वो सोवियत यूनियन और अब रशिया को एज अ थ्रेट मानते हुए किया गया है। इसी चीज को अगर आप रशियन साइड से देखें तो ये जो 30 कंट्रीज हैं ये रशिया के लिए थ्रेट है, यानी कि इन 30 में से कोई भी कंट्री अगर रशिया पर अटैक करती है तो उनके सपोर्ट में बाकी नेटो कंट्रीज को आना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है रशिया के लिए और कम्प्लीटली जस्टिफाइड है। और जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था तो मिखाइल गोर्बाचोव को ये बात इंश्योर कराई गई थी कि जो नेटो का एक्सपेंशन है वो ईस्ट की तरफ नहीं होगा और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एश्योरेंस देने के बाद आपने 99 में हंगरी को ऐड किया, पोलैंड को ऐड किया, चेक रिपब्लिक को ऐड किया, उसके बाद 2004 में इस्टोनिया को ऐड किया, लिथुआनिया को ऐड किया, लतविया को ऐड किया, रोमानिया को ऐड किया, स्लोवाकिया को ऐड किया, स्लोवेनिया को ऐड किया और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे यूरोप को ऐड किया जा रहा है और रशिया को घेरने की कोशिश करी जा रही है। तो अगर आप रशियन साइड से देखें तो डेफिनेटली आपकी सिक्योरिटी को यहाँ पर थ्रेट है। तो जब यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की बात आती है, जो कि आपसे बॉर्डर तो शेयर करता ही है, साथ ही साथ सोवियत यूनियन की हिस्ट्री होने की वजह से काफ़ी हद तक रशिया यूक्रेन पर रिलाय करता है अपनी सिक्योरिटी को लेकर और अपनी इकोनॉमी को लेकर। तो अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता तो रशिया को डायरेक्ट थ्रेट था और ये एक जस्टिफाइड थ्रेट था। तो अगर रशिया के पास ये एश्योरेंस होता कि यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बनेगा या फिर जो यूक्रेन की लीडरशिप है वो रशिया को ये एश्योर कराने में सक्षम होती कि यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट नहीं बनेगा, तो शायद सिचुएशन यहाँ पर ना आती। क्योंकि ये जो नेटो अलायंस है वो धीरे धीरे रशिया की तरफ आगे बढ़ ही रहा था और यूक्रेन पर आकर रशिया को रिएक्ट करना ही पड़ा। यहाँ पर पिस यूक्रेन रहा है क्योंकि यूक्रेन की यहाँ पर गलती भी रही है। उनको ये बात समझनी चाहिए थी और शायद अब उन्हें ये बात समझ में आई होगी कि वेस्ट ने उनको एक प्यादे की तरह यूज़ किया और जब उनको वेस्ट की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में इन्वेड किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये दोनों कंट्री उनके नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकती हैं, जो कि उनसे इतनी दूर हैं। यूक्रेन की बात करें तो रशिया यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करता है। फिर आप यहाँ पर इंडिया के स्टैंड की बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और मॉरल ग्राउंड पे, तो इंडिया अभी भी काफ़ी हद तक रशिया पे डिपेंड करता है अपने डिफेंस को लेकर। हमारे द्वारा जो वेपन्स ऑपरेट किए जाते हैं वो ज़्यादातर रशियन ओरिजिन के हैं। तो यहाँ पर अगर हम मोरालिटी को दिखाएंगे, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो ये ग्रोसम स्पाइन वाला स्टेटमेंट है। ये उन कंट्रीज से निकलकर सामने आता है जो कि खुद नेटो मेंबर स्टेट हैं या फिर सेल्फ सफिशिएंट है अपने डिफेंस को देखने के लिए। हमें अगर चाइना से कल को थ्रेट होगा तो हमें वो लड़ाई अकेले लड़नी है। हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते मॉरल सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमने देखा कि जब यूक्रेन को ज़रूरत थी तो ये हाई मॉरल वैल्यू वाले लोग यूक्रेन को छोड़कर भाग खड़े हुए। फिर भी इंडिया ने यहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ को देखते हुए वोट नहीं किया, ना ही यूक्रेन के सपोर्ट में ना ही रशिया के सपोर्ट में। तो इस सिचुएशन को देखकर एक बात समझ में आती है कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो बिल्कुल सही पाथ पर है और हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ करी जाती हैं। शायद यही कारण है कि जितना ओपनली वेस्टर्न कंट्रीज चाइना को क्रिटिसाइज करती हैं उतना इंडिया द्वारा नहीं करा जाता, क्योंकि हम यहाँ पर पड़ोसी हैं। ऑल्दो इंडिया और चाइना की कैपेबिलिटी में जो डिफरेंस है वो यूक्रेन और रशिया की जो कैपेबिलिटी में डिफरेंस है उसके मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हर कोई अवॉइड करना चाहता है, जिसके लिए एक समझदार डिप्लोमेसी की जरूरत होती है। तो एक बैलेंस लेकर चलने की जरूरत होती है जहां पर आप ऑफेंसिव रोल के लिए भी तैयार रहे और कोशिश ये भी करते रहे कि उस स्टेज पर पहुंचना ना पड़े। तो इसलिए इंडिया क्वाड मेंबर भी है और ब्रिक्स मेंबर भी है। बाकी अगर आपको इकोनॉमिकल और मिलिट्री सुपर पावर बनना है तो कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा कि आपका क्या स्टैंड होना चाहिए। इंडिया का जो स्टैंड है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। और शायद इस इंसिडेंट के बाद इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसकी वैल्यू और साथ में जो आत्मनिर्भर का गोल रखा गया है उसकी वैल्यू लोगों को समझ में आए। तो हर चीज़ गलत या सही नहीं होती है, बात पर्सपेक्टिव की होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें यूक्रेन की कोई गलती नहीं है, रशिया के भी रीजंस को अगर ले तो वो भी जस्टिफाइड लगते हैं। तो अगर इंडिया यहाँ पर कोई स्टैंड नहीं ले रहा या किसी के साथ खड़ा नहीं है तो इसमें भी एक मैसेज है कि यहाँ पर कोई सही या कोई गलत नहीं है। कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैं जिसके कुछ अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स होंगे। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।